लर्न विद किया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो ये 100 प्रश्नों का जो सीरीज शुरू हुआ है, जो 100 दिनों तक चलेगा, इसका ये दूसरा वीडियो है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें आपको प्रतिदिन 100 प्रश्नों का सेट मिलेगा, जो कि आपके इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे, जो मिक्स रहेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके ये प्रश्न रहेंगे। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट केवल जीके के लिए रहेगा और ये लगातार 100 दिनों तक चलेंगे, यानी कि आपके पास 10,000 प्रश्नों का संग्रह होने वाला है। तो यदि आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जीके जीएस की तैयारी में बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो प्रश्न होंगे वो आपके सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के लिए, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, ठीक है, या पीओ हुआ, क्लर्क हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, रेलवे का हुआ, या किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हुआ, इन सभी तरह के परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए आगे आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रीनेक्स किससे संबंधित है? सही जवाब होगा इसका, ये बीएसई से संबंधित है। ग्रीनेक्स जो होता है वो बीएसई से संबंधित है। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? सही जवाब होगा आग जलाना। याद रखेंगे, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। चलिए यहां हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं इसको, सुमेलित करते हैं इसको। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही आंसर होगा, सॉरी, इसमें से ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ये, लॉर्ड लिटन जो है वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित नहीं है, जबकि लॉर्ड डफरिन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी ये अवध का विलय से संबंधित है, ठीक है, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये बेंटिक चार्टर एक्ट, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये चार्टर एक्ट से संबंधित है, जो कि 1833 ईस्वी में लागू हुआ था, चार्टर एक्ट। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, पहिया का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था? बताना है पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था। ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। और याद रखेंगे आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन से अनाज उपजाए गए थे? इसका सही जवाब होगा गेहूं और जौ। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। गेहूं और जौ जो है वो सबसे पहले उपजाए गए थे। चलिए यहां हमारा अब देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है, और सबसे भारी जो धातु होता है वो ऑस्मियम होता है। याद रखेंगे सबसे भारी धातु कौन सा होता है? ऑस्मियम होता है। चलिए आठवां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहां पैदा हुए थे? इसका सही जवाब होगा स्वीडन। जो अल्फ्रेड नोबेल थे वे स्वीडन में पैदा हुए थे। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा, देख लेते हैं हम लोग, मूल अधिकार है ये आधारभूत, यानी कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। इसका सही जवाब होगा, हालांकि ये हैं सभी, लेकिन इसमें से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये सबसे आवश्यक हैं।
ठीक है, इसमें जनता के कल्याण की बातें की जाती है इसके तहत। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? इसका सही जवाब होगा 1669 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1669 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का बताना है। तो ये था हिरोशिमा पर एटम बम का फेंका जाना। ये जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे उनकी हत्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण, ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। बैरोमीटर किसको मापने में व्यवहृत होता है? यानी कि बैरोमीटर का इस्तेमाल क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा दाब। बैरोमीटर का इस्तेमाल दाब मापने के लिए किया जाता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ताप मापने के लिए डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का अंत कहां होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण परिवारों को कौन सी सीधी ऋण सुविधा निम्नलिखित में से प्रदान करता है? यानी कि ग्रामीण परिवारों को जो ऋण होता है वो कौन सा प्रदान करता है, इसमें से हमको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये हमको कूट से मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सही है, ये भी प्रदान करता है। नाबार्ड भी प्रदान करता है और भूमि विकास बैंक ये भी प्रदान करता है। तो इस तरह से ये तीनों ही ऑप्शन हमारे लिए सही होंगे। तो यहां देख लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कंफ्यूज नहीं होंगे सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। चलिए यहां पे सुमेलित करना है, तो हम लोग सुमेलित करते हैं यहां पे। चलिए तो देखा जाए यहां पे, तो खेरा युद्ध जो हुआ था वो मराठा शाहू एवं ताराबाई के युद्ध के बीच हुआ था, खेरा युद्ध। और जो गिरिया का युद्ध हुआ था वो नवाब सरफराज खां एवं अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। और वेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं डच के बीच। और एक और है, देख लेते हैं। हाँ, और उसके बाद है हमारा ये अष्टी युद्ध जो हुआ था वो बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? सेंट टोमे के युद्ध के नाम से। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है उसको सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, प्रथम कर्नाटक के युद्ध को सेंट टोमे के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, द लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? श्री अरविंदो ने लिखी थी। ठीक है, श्री अरविंद ने लिखी थी द लाइफ डिवाइन। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं कथन। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है था उसका समापन जो था मद्रास की संधि के द्वारा हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें का। चलिए अगला हमारा यहाँ पे पॉइंट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुई थी। ये भी सही है और उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इस तरह से हमारा तीनों का तीनों सही है, कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही जवाब होगा ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित, ठीक है। जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न को देखा जाए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन जो है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का आरंभ कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं हम लोग, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन प्रश्न संख्या 23, इसका सही जवाब क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम जो होता है वो समुद्री धारा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत का प्रमाणिक स्थानीय समय है, तो ये इलाहाबाद, सॉरी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इलाहाबाद के नैनी के पास से जो भारत का प्रमाणित समय रेखा है वो गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन डी बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गारो किस राज्य की जनजाति है? गारो, ठीक है, ये मेघालय। गारो, जयंतिया, खासी, ये सारे के सारे जनजाति जो हैं ये मेघालय राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश। चकमा शरणार्थी जो हैं वो बांग्लादेश देश से संबंधित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? सही जवाब होगा, अभी तो 8 हो गए हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, पहले 7 हुआ करती थी ये संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं बनाती है, जबकि गंगा, महानदी, गोदावरी ये सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये गंगा द्वारा जो डेल्टा निर्माण की जाती है ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? ऑप्शन ए पतझड़। अधिकांश भारतीय वन जो हैं वो पतझड़ वन के प्रकार हैं। पलासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन डी भागीरथी नदी के किनारे। पलासी का युद्ध जो हुआ था वो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7। विश्व में महादेशों की जो संख्या है वो 7 है। चलिए 33वां प्रश्न है, देखते हैं। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही जवाब होगा 46वां संविधान संशोधन 2002। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। शिक्षा का जो अधिकार है 86वां संविधान संशोधन
2002 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा 34 नंबर प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब देख लेते हैं पहले। समता का अधिकार, ये मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। लेकिन सूचना का अधिकार, ये जो है एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें से हमको क्या करना है। इनमें से निम्न कथनों में से सत्य कथन को चुनना है इसमें से, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि सारे कथनों को हम लोग देख पाए, ठीक है। यहां देखते हैं। चलिए कथन है हमारे पास, इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। तो कथन नंबर 1 हमारे पास सही है, ठीक है। इसके अलावा 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एकतरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। ये कथन भी सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं कथन 3 और 4। 1756 ईस्वी से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त तत्कालिक ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू था। यह भी सही है। यानी कि कथन 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन क्या है, सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे कथन सही है। चलिए यहां देखते हैं हम लोग अब, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। इसमें से हमको बताना है कौन सी रबी फसल नहीं है। गेहूं रबी फसल है, चना है, तिलहन है, लेकिन मूंगफली जो है वो रबी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन डी सही जवाब है, बौद्ध। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है। तो किससे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा, बायोमास। इसको बायोमास कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? सईद जाफरी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, एन एक्टर्स जर्नी ये सईद जाफरी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। यानी कि चुनाव आयोग ये तय करता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या कौन सी पार्टी प्रादेशिक पार्टी है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है, जबकि ए, बी और के ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं कहीं 23 जोड़ा देता है और 46 जोड़ा भी लिखा जाता है। तो कुल क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या जो होती है, गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा, 46 जोड़ा नहीं।
आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। ये जो है मॉडिफाई जो भी पादप होते हैं उनके मॉडिफिकेशन से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसी से ये प्रश्न है, ठीक है। तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? याद रखेंगे ऑप्शन बी, यानी कि आलू का हम लोग ताना खाते हैं, ठीक है। आलू हुआ, हल्दी हुआ, इन सब का हम लोग ताना खाते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग की जाती है शीतल पेय बनाने में, यानी सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं बनाने में। आगे देखते हैं हम लोग, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ठीक है, ऑक्सीजन। प्राणियों के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो सांस भी नहीं ले पाएंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत जो है वो सूर्य है, और वैसा सूर्य का धूप जो सुबह में उगता है, यानी कि जिसमें लालिमा होती है, उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? तो बाह्य कान किसमें पाया जाता है? मानव। मानव में जो है वो बाह्य कान पाया जाता है। इसके अलावा मछलियाँ, पक्षी, सांप या छिपकली, इनमें जो है बाह्य कान नहीं पाया जाता है, जबकि मनुष्यों में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? तो ये ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, हीलियम। हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है 8 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है और हीलियम की 2 होती है। चलिए यहां देखते हैं हम लोग, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन बी सही जवाब होगा 206। और मनुष्य जब बाल अवस्था में होता है उस समय हड्डियों की संख्या लगभग 300 के आसपास होती है। जैसे जैसे मनुष्य मैच्योर होता है हड्डियां संयुक्त होते जाती हैं और हड्डियों की संख्या 206 रह जाती हैं, ठीक है। यहां देखते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी है? ऑप्शन बी लाल की, और सबसे कम नीला की तरंगदैर्घ्य होती है, याद रखेंगे। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में एकत्रित हो जाने से हमारा मांसपेशियां जो है वो दर्द करने लगता है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, ठीक है। सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था संसाधनों को बढ़ावा के लिए उपयोग की जाती है। चलिए, सौरमंडल की आकृति कैसी है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडाकार। सौरमंडल की जो आकृति है वो अंडाकार है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा पारा। पारा जो है वो ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा यही पूछा जाता है कि कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वो सोडियम होता है। प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है, ये बताना है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे के सारे होते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, D.H. बुकानन। इनकी ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ?
यानी कि भारत में किसी भी तरह का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है कब से शुरू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी 1975 में। याद रखेंगे, भारत अंतरिक्ष युग में 1975 में शामिल हुआ। चलिए यहां देखते हैं हम लोग, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जीवन के लिए सबसे विषैली गैस है क्योंकि ये सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और ये ब्लड में स्थित हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है, ठीक है, अभिक्रिया करके ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। चलिए, ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ये प्रश्न काफ़ी साधारण है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी, महत्वपूर्ण भी। ये साधारण होते हुए भी, साधारण इसलिए क्योंकि ये अक्सर परीक्षाएं पूछे जाते हैं, कई बार ये परीक्षाएं पूछी गई हैं और ये रिपीट होते रहती हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पराबैंगनी किरण। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क जो होते हैं वो ऑक्साइडों के रूप में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? 63 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हार्मोन। ये जो पदार्थ हैं ये पोषक नहीं है, जबकि वसा, विटामिन, प्रोटीन ये पोषक पदार्थ है जिससे शरीर को किसी तरह की ऊर्जा मिलती है, जबकि हार्मोन से किसी भी तरह का ऊर्जा नहीं मिलता है। ये शरीर के उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। चलिए, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? 64 इसका सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। समुद्र के पानी में सबसे अधिक यही तत्व पाया जाता है, लवण जो है NaCl पाया जाता है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये होता है कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये हमारा धोवन सोडा है, यानी कि धोने के सोडे का नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने के सोडे का नाम है। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बढ़ेगा। जब झील की सतह से वायु का बुलबुला ऊपर जाता है तो उसका आकार बढ़ते चला जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होते चला जाता है। चलिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ठीक है, तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो सिंधु है और सर्वाधिक पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। ये हमारे साहित्य के हिसाब से, वैदिक साहित्य के हिसाब से सर्वाधिक जो वर्णन किया गया है सिंधु है। सबसे अधिक बार जो नाम आया सिंधु का, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? 68 यानी कि 68 का 68, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं, जनता के पास करेंसी सही जवाब है। इसके अलावा जनता की मांग जमा राशि ये भी सही जवाब है, और आरबीआई में अन्य जमा राशि ये सही जवाब है। बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि ये गलत है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 ये 3 ऑप्शन जो है वो सही है, जबकि 3 जो है वो गलत है। जब किसी दर्पण को कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? चलिए 69 का सही जवाब होगा, यहां पे 2 थीटा होगा। याद रखेंगे, ये सारा जो है ये थीटा का साइन है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारा ये 0 है और ये थीटा है। तो जो जब किसी दर्पण के कोण को
कोण से घूर्णित किया जाएगा तो परावर्तित किरण का जो घूर्णन होगा वो 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। वर्ष 1922 के शराबबंदी यहाँ है, वर्ष 2022 के शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? 70 सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1922 के शराबबंदी का अभियान जो है वो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर जो है वो उत्तरदायी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये आयन मंडल में होता है। जितने भी रेडियो तरंगों से का विक्षेपण या जो भी क्रियाएं होती हैं वो आयन मंडल में होता है। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर, देखते हैं इसको। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट जो है वो पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? 73 का सही जवाब होगा, ये हमारा देखते हैं तो ये स्वराज पार्टी, जिसको मोतीलाल नेहरू ने जिसका निर्माण किया था उनके द्वारा किया गया था। तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले भारत के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का विचार प्रकट किया था। तो स्वराज पार्टी जो है उसका जो निर्माण हुआ था 1934 में हुआ था। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो हीरे से कांच में जब जाएगा तो यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुश्रुत जो थे वो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाने जाते थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो आसाम और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च है। एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। चलिए, ये जो दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो पल्यान शिखर है, यहाँ पे पल्यान शिखर जो है वो कहाँ स्थित है ये हमको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 76 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान। ठीक है, फिर से समझेंगे इसका क्या प्रश्न है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर, कौन सा? पल्यान शिखर। यहां देंगे जो पल्यान शिखर है ये कहाँ है? पल्यान शिखर, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है पल्यान शिखर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग मध्य माध्यम के रूप में होता था? 77 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भरहुत मूर्तिकला में। ठीक है, तो भरहुत मूर्तिकला में हमेशा से हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग हुआ है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? यानी कि सर्वोच्च जो चित्रकला का विकास हुआ है वो किस राजा के राज्यकाल में हुआ? तो जहांगीर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ये इलाहाबाद करा और उसके आसपास के इलाके मुगल बादशाह को दिए गए, ये सही है। आगे के भी स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। चलिए, अगला स्टेटमेंट है हमारे पास, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया, ये भी सही है।
अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को मुगल बादशाह से जागीर के रूप में प्राप्त किया था। यह भी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो है, ठीक है, अगला है मुगल बादशाह ने हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। बाकी ए बी सी जो है वो सही है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ठीक है, 80 का सही जवाब हो जाएगा। 80 का हमारा सही जवाब होगा मतमयूर। मतमयूर ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो कौन थे जिन्हें दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं था? सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अली नगर रख दिया था? 82 सही जवाब होगा ऑप्शन सी कलकत्ता। तो कलकत्ता का नाम अली नगर रख दिया गया था 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब द्वारा उसे जीतने के पश्चात। तिरासी नंबर प्रश्न है, नवंबर 1946 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के लिए कहां से निर्वाचित हुए थे? यानी कि बी आर अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा के लिए बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 83 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंगाल से उनका निर्वाचन किया गया था। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे किन रोगों के होने की संभावना अधिक होती है या होती है? तो ये उन्हें फ्लोरोसिस होती है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, फ्लोरोसिस होने की संभावना अधिक होती है उन्हें। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? 85 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। बताना है हमें निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, बताना है इसमें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी आलू जो है रूपांतरित स्तंभ है। जैसे मैंने बोला था कि ये पादपों के मॉडिफिकेशन से है। इसके पहले प्रश्न आया था कि आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते थे, तो वो स्तंभ होता है। ठीक है, और यहाँ वही प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि कौन सा इसमें जो है जो स्तंभ है, तो स्तंभ इसमें से कौन है? आलू है। गाजर ये मूल यानी कि जड़ होता है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? 87 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रसखान ने की थी। ठीक है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना रसखान ने की थी। एटी प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? 88 इसका सही जवाब होगा दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? 89 सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोडियम। इसके अलावा बोरॉन, जस्ता और ताम्र ये सारे के सारे पौधे के लिए आवश्यक है, जबकि सोडियम जो है वो पौधों के लिए पोषक नहीं है। 90 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। यह आज़ादी मिलने के उपरांत उनकी राय थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, महादेव गोविंद रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था? 91 सही जवाब होगा 1883 यानी कि 1883 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का
गठन कब किया गया था, यानी कि ओपेक का जो गठन है वो कब किया गया था। 92 का सही जवाब है 1889। 1889 में ओपेक का गठन किया गया था। लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। 93, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण का स्वीकार किया गया था। 94, सही जवाब होगा 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। चलिए यहाँ पे मिलान करने वाला है, देखते हैं 95 क्या मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास है कुछ प्रश्न है, उनका मिलान करना है। चलिए 95 प्रश्न है, इसको हम लोग मिलान करते हैं 95 को। ठीक है, चलिए तो दिया गया है ए मेगा फूड पार्क 2008 में शुरू हुआ। चलिए ठीक है, दूसरा दिया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 से शुरू हुआ है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 2013, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। 96, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डुप्ले। डुप्ले पहला ऐसा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने राज हड़पने के लिए या भूमि हड़पने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना शुरू कर दिया। 97 देखते हैं, प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो 97 का सही जवाब हो जाएगा इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं ने भाग नहीं लिया था, ये सही है। अगला है, नवाब की ओर से मोहनलाल व मीर मर्दान के अधीन वाली एक छोटी सेना ने ही युद्ध में भाग लिया था, ये भी सही है। युद्ध के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला की हत्या युद्ध भूमि में ही कर दी गई, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए, ये सही है। यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। अगला प्रश्न है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है। 98 सही जवाब होगा इसका, रोलेक्ट एक्ट। इसे क्या कहता है, रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से कौन सी घटना जानी जाती है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना, इसे कहा जाता है। चलिए 1990 यहाँ पे 90, अब देखते हैं 100वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न क्या है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी। 100 का सही जवाब होगा, साफ सुथरा प्रशासन हेतु। मनसबदारी प्रथा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य साफ सुथरा प्रशासन करना था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये 100 प्रश्न कैसे लगे, इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।